हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 साइंसेज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको समझते जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं उनके ऊपर। तो जिसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, एक जो फार्मर होता है वो अपने फील्ड में किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। तो वो जो स्टेप होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है वो फार्मर के द्वारा 7 स्टेप में कंप्लीट की जाती है। तो जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो फार्मर होता है वो अपने फील्ड में क्या करता है, मिट्टी को लूज करता है। और वो लूज कैसे करता है, प्लगिंग करके, या जो एक प्लग होता है, जो हल होता है, उसकी सहायता से उसको लूज करता है। और जो लूज करने का कारण है वो ये है कि अगर मिट्टी लूज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वो आपका ढीली पड़ जाएगी। और ढीली पड़ने से क्या होगी, और जो आपके प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो अच्छे से उसमें डीपली पेनिट्रेट हो जाएंगी मिट्टी में, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमस को जब वो उसमें मूव करेंगे तो ह्यूमस को भी वो ऐड कर देंगे, उसमें नमी आ जाएगी, जिससे कि एक जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, और तो ये जो लूजनिंग और जो टर्निंग करने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लग की सहायता से किया जाता है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ जो सॉइल है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो सेकंड है वो है आपका बीडिंग। ओके, सेकंड जो जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है वो है आपका बीडिंग। अब बीडिंग क्या होती है, तो बीडिंग को समझने से पहले आप समझिए वीड्स क्या होता है। तो देखिए, एक जो मैन क्रॉप होती है और उस जो मैन क्रॉप होती है उसके साथ अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। मतलब जो जो प्लांट है जिन्हें हम चाहते ही नहीं है, अनवांटेड जो प्लांट है, वो भी साथ में उग गए हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मैन जो क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसे करते हैं, या ऐसे बोले डिस्टर्ब करते हैं। तो वो डिस्टर्ब कैसे करेंगे, उनके न्यूट्रिएंट से। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसको दिए जा रहे हैं, जो मैन क्रॉप को दिए जा रहे हैं, वो जो अनडिजायरेबल जो प्लांट है वो ले रहे हैं, है ना। सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो लेते जा रहे हैं। तो वो जो मैन क्रॉप है उसको क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे प्लांट को हमको हटाना होता है। ठीक है, तो ये जो अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। और इन वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो ये जो वीडिंग है इसको हम मैनुअल तरीके, मतलब हाथों के द्वारा भी इसको हटा सकते हैं, या कई सारे आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडिंग प्रोसेस होती है। आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके वीडिसाइड्स होते हैं 2,4-D। ठीक है, ये क्या होता है, ये वीडिसाइड्स होते हैं, मतलब खरपतवार नाशी, जो इन खरपतवारों को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए, जो तीसरा है वो आपका दे रखा है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, है ना, एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो आप डिफरेंट इंटरवल्स पे क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप है उसको क्या कर रहे हैं, पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो आपकी प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना, है ना, मतलब किसी क्रॉप की सिंचाई करना। तो ये सारे जो स्टेप है ना, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ही स्टेप है। तो इरिगेशन आपका, ये इरिगेशन हो जाता है पानी की, वाटर की सप्लाई करना डिफरेंट इंटरवल्स पे क्रॉप को। अब ये जो इरिगेशन होता है इसके ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और मॉडर्न मेथड होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें आपका रैट है, चैन पंप है, ढेकली है, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और मॉडर्न जो मेथड है उसमें आपके स्प्रिंकलर है और ड्रिप बाय ड्रिप सिस्टम है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है। आप इनको अच्छे से पढ़ें और फिर उनके आंसर को आप नोट करके याद करें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच ऑर्गेनिज्म डज दिस प्रोसेस। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 है। इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, आपको उसको डिफाइन करना है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो इस प्रोसेस को करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, देखिए आपकी जो एटमॉस्फेयर होती है ना, उसमें जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना होता है, 78%। अब ये जो नाइट्रोजन होती है इसको कन्वर्ट करना किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये कौन करते हैं, जो आपके प्लांट होते हैं, और वो लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स में जो नोडुल्स पाए जाते हैं, जो गांठें पाई जाती हैं, उनमें रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरियम के द्वारा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड वाला हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर।
आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, नॉन कॉरोसिव होते हैं, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं वो ना तो वाटर के साथ और ना ही एयर के साथ नेचर में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक्स है वो नॉन कॉरोसिव है नेचर में। ओके, और अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। देखिए जो आपके कई प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनको हम आजकल किस में रखते हैं, किस में स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं। ऐसे ही जो कई प्रकार का जो हम फूड होता है, फूड आइटम होता है, उसको भी हम प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। ऐसे ही जो वाटर होता है और जो पिकल्स होता है, जो अचार होता है, उसे भी हम क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं किसमें, प्लास्टिक के कंटेनर्स में। तो ये आपका नॉन कॉरोसिव है इन नेचर, इसलिए हम प्लास्टिक को कई कई जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आपसे बोल रहा है डिफाइन फर्मेंटेशन। आपको फर्मेंटेशन के बारे में इसमें आपको डिफाइन करना है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे बोल रहा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको कारण बताना है निम्न के बारे में। तो पहला जो है जिसमें ए है उसमें आपको बताना है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम। जो एल्युमिनियम की जो फॉइल होती है उसको आप फूड को रैप करने में, पैक करने में उसको यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए जो एल्युमिनियम होता है ना वो एक मैलिएबल है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, मतलब वो मैलिएबिलिटी को शो करते हैं, वो मैलिएबल होते हैं। तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनको बीट करके हम शीट बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम जो एल्युमिनियम है उसकी फॉइल बना सकते हैं, उसकी शीट बना लेते हैं, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, जो फूड होता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और वो कोई रिएक्ट भी नहीं करता है, रिएक्शन भी नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, आप इसको एल्युमिनियम फॉइल्स को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एज ए फूड आइटम को रैप करने में। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो बी वाला, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है जिंक को इसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इसके पीछे आपको रीजन बताना है। तो इसके पीछे रीजन हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर सकता है। पर एक जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो कॉपर दे रखा है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जबकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है जो कॉपर है, वो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो आपका जो साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें आपका जिंक है और कॉपर है, तो वो कॉपर जिंक को क्या नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको डिफाइन विथ एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल के साथ इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, चलिए तो देखिए एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है। तो पहले हम इनएग्जॉस्टेबल को समझ लेते हैं। तो देखिए इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कभी भी खत्म नहीं कर सकते, उसको हम क्या नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, उनको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो इनएग्जॉस्टेबल होता है। मतलब जैसे सन है, आपके एयर है, हाँ, तो ये आपकी इनकी कोई कमी नहीं है आपके एनवायरनमेंट में, तो ये काफ़ी है। ये आपके जो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा बिल्कुल कभी भी खत्म नहीं होने वाली, लिमिटलेस है, मतलब कि कोई लिमिट तो है नहीं। तो इसलिए ये कैसे कहलाते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। ऐसे आपका जो एग्जॉस्टेबल होता है वो आपका जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एक टाइम पे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो वो आपके होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपके कोल है, आपका कोयला जो होता है, ठीक है, कोल के बारे में है, पेट्रोल है, ये सारे क्या है, नेचुरल गैसेज है। तो ये आपके एक टाइम पे जाके क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, क्योंकि उनकी मात्रा जो है वो इस एनवायरनमेंट में वो लिमिटेड है। तो ये एग्जॉस्टेबल, जिसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया। ओके, चलिए तो जो क्वेश्चन 7 है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। तो कोक के आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और उसके यूजेस बताने हैं कोक के बारे में। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो कोक होता है एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है, और इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका जो यूजेस है वो यूजेस क्या होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में और कई सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हम कोक का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो ये कोक है इसका एज ए फ्यूल कई सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है।
और क्योंकि ये धुआं भी नहीं देता है, स्मोक भी नहीं देता ये, तो इसलिए ये गुड फ्यूल माना जाता है। और अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस जैसी गैसों को बनाने में भी हम क्या किसका यूज़ करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका आपकी स्क्रीन पे, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपसे बोल रहा है व्हाट इज पास्चुराइजेशन प्रोसेस एंड हु वाज डिस्कवर्ड पास्चुराइजेशन। तो देखिए पास्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होती है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है, तो देखिए जब कोई मिल्क होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है उसको आप बिना बॉयल के भी यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। पर ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस होती क्या है, तो देखिए मिल्क को हम क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले कुछ सेकंडों के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको अचानक चिल्ड करके स्टोर कर लिया जाता है, मतलब ठंडा करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए आप उसको गर्म किए बिना भी, मतलब बॉयल किए बिना भी आप उसको पी सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जो आपको पास्चुराइज मिल्क आता है जो थैलियों में पैकेट्स में रहता है, मार्केट में मिलता है, तो वो जो है, तो ये जो सारी प्रोसेस है, आपको पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले गर्म करना और फिर उसको क्या करना, ठंडा करना, चिल्ड करना। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और ये जो पास्चुराइजेशन है इसकी जो डिस्कवरी है या इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, लुईस पास्चर के द्वारा। ओके, तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जो प्लास्टिक्स है उसका जितना संभव हो सके उसका यूज आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ये जो एडवाइस आपको दी हुई है इसके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। तो देखिए जो आपका प्लास्टिक होता है ना, ये कैसा मटेरियल है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। तो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब है कि उसको डिकम्पोज होने में काफ़ी साल लग जाता है, सेवरल ईयर्स लग जाता है, तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से जब इनको यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्योंकि जब आप इनको बर्न भी करते हैं तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली इनका बर्न तो होता नहीं है, मतलब पूरी तरीके से जलते नहीं है। और न जलने की वजह से ये जो आपकी एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, फैलाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम ये बातें लिख सकते थे। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज पॉलीमर और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट पॉलीमर। ये पॉलीमर क्या होते हैं और आपको 2 एग्जांपल बताने। तो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है आपका, पॉलीमर जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें पॉली का मीन होता है आपका मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, और ये जो जब आपकी सेवरल स्मॉल यूनिट्स जब कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाती है, एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसको आप क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये जो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पॉलीमर होता है उसका जो आपको यहाँ पे क्योंकि प्लांट पॉलीमर का एग्जाम्पल पूछा है, तो आप प्लांट जो पॉलीमर है उसमें आपको एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, सेलुलोज या जिसको आप कॉटन कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जिसमें ये जो सेलुलोज होता है, जो कॉटन है, ये किससे बना होता है, ये ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट्स जब रिपीटेड यूनिट आपकी जब एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉटन कह देते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कह देते हैं, जो कि ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक दूसरे प्लांट पॉलीमर की जो है आपका स्टार्च। ओके, तो इसमें आप स्टार्च और ग्लूकोज के बारे में लिख सकते हैं जो आपके क्या है, पॉलीमर है, प्लांट पॉलीमर के एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो वीडियो है आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।